नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विस पाठशाला.यूपीएससी में। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक ये चैनल जो सिविल सर्विस पाठशाला.यूपीएससी करके यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, आप सभी को जानकारी है कि हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर रहे हैं और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम भाग 5 कर रहे हैं, संघ यानी यूनियन। और इसमें आपने देखा, हमने राष्ट्रपति करा है, हमने इसमें कैग को पढ़ा है, या आज हम इसमें उपराष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं। आप सभी को जानकारी है कि हमारे देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति भी होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के काम क्या होते हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति से बिल्कुल अलग काम होते हैं, या वो किस तरह से चुने जाते हैं, या उनको किस तरह से हटाया जा सकता है। सेम टू सेम सिर्फ राष्ट्रपति की तरह है, लेकिन थोड़ा क्या है, काम अलग है और आर्टिकल में उनका वर्णन भी अलग तरह से दिया गया है। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूँ, इससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मित्रों, अगर आप देखेंगे उपराष्ट्रपति को, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 63 कि उपराष्ट्रपति, भारत के लिए उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन कहाँ किया गया है। तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, इसके लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 63 करता है, आर्टिकल 63 करता है। कई बार अगर प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, या आर्टिकल 63 में किसका वर्णन किया गया है, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए कि भारत की जो उपराष्ट्रपति है उसका वर्णन किया गया है। कई बार प्रश्न ये भी बन जाता है कि जो हमारे देश में उपराष्ट्रपति पद सृजित किया गया, ये किस देश की देन है, या कि किस देश से हमने लिया है। तो मित्रों, इसको हमने यूएसए से लिया है, अमेरिका जिसको कहा जाता है, यूएसए से हमने इस पद को लिया है, उपराष्ट्रपति पद को लिया गया है। अब भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, ये तो कह दिया 63 में, आर्टिकल 63 में कह दिया, लेकिन उसके लिए कुछ योग्यता भी तो होनी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए। जैसे आपने सिविल सर्विस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वैसे ही कुछ क्वालिफिकेशन क्या होता है कि उपराष्ट्रपति के लिए कुछ क्वालिफिकेशन तय की है, कुछ सीमा तय की गई है। वो सीमा अगर देखेंगे हम, हमारे को पता है कि क्या सीमा है। उनके लिए सीमा है कि वो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए सबसे पहली कंडीशन अगर योग्यता में हम देखेंगे, अनुच्छेद 66 में दिया है योग्यता के बारे में कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है सब योग्यता में क्या आएगा कि वो एक सबसे पहले वो भारत के नागरिक होने चाहिए जो उपराष्ट्रपति चुनाव में खड़े होंगे। दूसरी बात, वो 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए, 35 उनकी एज होनी चाहिए। अगर वो एक दिन भी कम है 35 से, तो वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। तीसरी बात, उनका क्या होना चाहिए कि वो किसी लाभकारी पद पर नहीं होने चाहिए। लाभकारी पद से आप ऐसे समझेंगे कि जो भारत की या राज्य की संचित निधि है, संचित निधि से जो पैसा आ रहा है, उन पैसे का वो प्रयोग ना करते हो, वो किस में आएंगे, लाभकारी पद में उनको गिना जाएगा। अगर वो क्या करते हैं कि भारत की संचित निधि का प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद वो उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो लाभकारी पद में होंगे। तो इसमें कहा गया कि लाभकारी पद भी नहीं होना चाहिए, या दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, या बैंकों द्वारा उनको दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए, और पागल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्राइटेरिया क्या तय किए गए हैं। और दूसरी बात, वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या रखते हो, योग्यता रखते हो। कौन, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ेंगे, वो क्या रखने चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या रखते हो, योग्यता रखते हो, क्वालिफिकेशन रखते हो। तो योग्यता में आप इतनी सी बात समझे। अब आएगा निर्वाचक मंडल, उनका निर्वाचक कौन लोग करेंगे, उन्हें कौन चुनेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है संसद के निर्वाचित एवं सदस्य। आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था, राष्ट्रपति में क्या था, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, चाहे विधानसभाओं के हो, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, निर्वाचित भी होते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए होते हैं लोकसभा और राज्यसभाओं में, चाहे 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन हो, चाहे 12 राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।
अब आएगा निर्वाचन विधि। मैंने आपको बताया था जिस तरह से राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि है एकल संक्रमणकालीन अनुपातिक गुप्त मतदान, वैसे ही कई बार आ जाता है निर्वाचन विधि, तो एक ऑप्शन ये भी होता है एकल संक्रमणकालीन अनुपातिक गुप्त मतदान। इसके तहत क्या होता है, जो निर्वाचक विधि होती है उपराष्ट्रपति के चुनाव की या राष्ट्रपति के चुनाव की जो निर्वाचक विधि होती है वो यही होती है, एकल संक्रमणकालीन अनुपातिक गुप्त मतदान के तहत देश के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, अब प्रश्न वही आता है जैसे मैंने राष्ट्रपति में आपको पढ़ाया था कि कौन होगा उपराष्ट्रपति, उधर पढ़ाया था मैंने कौन होगा राष्ट्रपति, इधर पढ़ा रहा हूं मैं कौन होगा उपराष्ट्रपति। अगर हम देखेंगे मैंने आपको राष्ट्रपति में करवाया था कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, वही व्यक्ति क्या हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। यहाँ भी वही है, उपराष्ट्रपति ऐसे नहीं कि कोई भी देश में खड़ा हो गया कि मैंने भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। जिस व्यक्ति को चिन्हित करके कोई राजनीतिक दल अपने 20 उम्मीदवार 20 प्रस्तावक 20 क्या करेगा, अपने अनुमोदक कोई बोलेगा कि भैया हाँ हम इस व्यक्ति को चिन्हित करके क्या करते हैं अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं। जैसे जगदीप धनखड़ जी जो हमारे देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, उनको एनडीए ने खड़ा किया था। तो वैसे ही आपके लिए 20 अनुमोदक होने चाहिए और 20 प्रस्तावक होने चाहिए किसी राजनीतिक दल के, उसके बाद ही आप अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि आप नॉमिनेशन ही नहीं भर पाएंगे। किसके लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ये बात आपने याद रखनी है कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति वही व्यक्ति देश के अंदर बनता है। अभी आपने उपराष्ट्रपति में देना क्योंकि मैंने राष्ट्रपति वाला वीडियो बना दिया है। उपराष्ट्रपति देश के अंदर वही व्यक्ति बनेगा जिसके लिए 50 प्रस्तावक हो गए, 50 अनुमोदक हो गए, 20 प्रस्तावक हो गए व 20 अनुमोदक हो गए। 50 राष्ट्रपति के लिए है, उपराष्ट्रपति के लिए होने चाहिए 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक हो गए। जिस भी पार्टी के वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेशन भर सकता है। अब आता है जमानत राशि कि जब वो चुनाव में लड़ेगा तो उसको 15,000 आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या कराने पड़ते हैं, जमा कराने पड़ते हैं जमानत के तौर पर कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर कुल बहुमत के 1/6 वोट नहीं पड़ते हैं उस व्यक्ति को, तो वो क्या होगा कि वो अपनी जमानत जब्त करा देगा। मतलब उसके जो 15,000 है वो क्या है कि वो आरबीआई अपने पास रख लेगा। अदरवाइज अगर वो 1/6 वोट उससे ज़्यादा का वोट लेकर आते हैं तो आरबीआई जो 15,000 उन्होंने आरबीआई के पास जमानत के तौर पर रखे हैं वो उन्हें वापस मिल जाएगी। अब आता है कि निर्वाचन, इनका निर्वाचन कौन करवाएगा। इनका निर्वाचन आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 324 क्या बोलता है कि निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन बोलता है, अनुच्छेद 324 बोलता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करवाएगा, निर्वाचन आयोग करवाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा। और अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर लगता है किसी को, अन्य दल को लगता है कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस हो रहा है या क्या बोलते हैं संविधान का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में सिर्फ देश की सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। और अपील भी वही व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने जो या तो 20 प्रस्तावक रहे हो या 20 अनुमोदक रहे हो, या वो व्यक्ति जो उनके ऑपोजिशन में खड़ा है, दूसरे दल ने जिन्हें खड़ा किया है, या वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी तरह की धांधली नजर आती है या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस नजर आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है, अन्य न्यायालयों में नहीं की जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील वही व्यक्ति करेगा जो या तो उस उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 अनुमोदक हो या 20 प्रस्तावक हो, या वो व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या है अन्य दल की तरफ से खड़ा हुआ व्यक्ति हो, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। इतना क्लियर। अब आता है अनुच्छेद 64 अनुच्छेद 64। अब क्या आ गया कि निर्वाचित हो गया, अब कार्य भी तो कुछ हो गए, कुछ कार्य भी उसने करने हो गए। अनुच्छेद 64 क्या बोलता है कार्य के लिए कि राज्यसभा का पदनीय सदस्य, क्या बोलता है अनुच्छेद 64 की कार्य में ये बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 89 भी यही बोलता है। अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदनीय क्या होगा, अध्यक्ष होगा या पदनीय सदस्य होगा। तो यहाँ भी यही कहा गया कि अनुच्छेद जो 64 है, अनुच्छेद 64 क्या बोलता है कि राज्यसभा का पदनीय सदस्य, यानी जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति का जो वास्तविक काम होगा
वो अनुच्छेद 89 भी डिस्क्राइब कर रहा है। अनुच्छेद 89 क्या कह रहा है कि जो भाई देश का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा उसका क्या काम होगा, उसका वास्तविक काम होगा राज्यसभा का पदनीय सभापति, यानी जो राज्यसभा की बैठकों को तय करने वाला है या राज्यसभा को संचालित करने वाला जो व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति देश का जो उपराष्ट्रपति होगा उनका वास्तविक काम उस राज्यसभा का क्या करना है, जिसको अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा को जो स्थायी सदन भी है उस सदन को क्या करना है, उस सदन को संचालित करना, उस सदन की गरिमा को बनाए रखना है, या उसकी बैठकों का या उसके सत्र को क्या करना है, संचालित करने का काम क्या होगा, उपराष्ट्रपति का होगा। उपराष्ट्रपति आपने देखा होगा, अभी भी आपने जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वो क्या करते हैं, जो इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं वो, तो उनका राजस्थान से है बेसिकली। तो जो जगदीप धनखड़ है वो क्या कर रहे हैं, वो राज्यसभा की बैठकों को सत्र को चलाते हैं। तो आपने देखा होगा वो देश के उपराष्ट्रपति है। तो ये कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 89 भी कहता है कि क्या होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदनीय सदस्य होगा। और जो कार्य है उनके, जिस कार्य कहाँ लिखा है अनुच्छेद 64 में, और कार्य भी उनका यही है कि राज्यसभा का पदनीय सदस्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदनीय सभापति होगा। तो इतना क्लियर हो गया। अब आता है अनुच्छेद 63। अब हो गया, कार्य भी हो गया। कार्यकाल कब तक काम करेगा, कब तक कार्य करेगा देश का उपराष्ट्रपति, तो कार्यकाल है 5 वर्ष। जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति, कई बार कंपटीटिव एग्जाम में, छोटे एग्जाम में क्या प्रश्न बन जाता है कि जो कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का वो कितने वर्ष का है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल है। और राष्ट्रपति कितने समय तक बन सकता है, तो ये कोई भी भारत में सीमा कोई तय नहीं है, कोई निर्धारित सीमा नहीं है, कोई निर्धारित क्राइटेरिया नहीं है कि आप जितनी बार भी, जब तक आप शायद ऐसा, जब तक आपकी मृत्यु ना हो तब तक भी आप बन सकते हैं। अगर आपके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक है, कोई पार्टी आपका समर्थन कर रही है, तो आप जब तक बनना चाहे 5 साल बाद फिर से आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं देश के, कोई सीमा नहीं है इसमें। और राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य, अनुच्छेद 65 क्या बोलता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा भारत का, वो राष्ट्रपति का क्या करेगा, राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। और जब वो राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा तो ऐसी स्थिति में उसको राष्ट्रपति वाली सुविधा, राष्ट्रपति वाला वेतन, राष्ट्रपति वाली शक्तियां उस उपराष्ट्रपति को दी जाएगी। अनुच्छेद 65 ये बोला है कि राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके पद पर बैठेगा। फिर क्या है कि अब अगर देश के अंदर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है या छुट्टी में है या बीमार है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम, 1969 में एक अधिनियम आया, एक कानून लाया गया, उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम। आप यहां देख रहे होंगे 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम। उसमें क्या हुआ, उसमें यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति भी, देश का राष्ट्रपति का पद भी रिक्त है या राष्ट्रपति छुट्टी पे है या उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है या उपराष्ट्रपति बीमार है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो इसके लिए 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम लाया गया और इसके तहत कहा गया कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ऐसी स्थिति में वो ये होगा कि वो राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे। ये कब से हुआ, 1969 से। तो याद रखने वाली बात है, एक फैक्ट है कि राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम कब आया था। फिर क्या है कि रिटायरमेंट के बाद जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हो गए ना, उपराष्ट्रपति हो गए, जब वो रिटायर हो गए तो उनको जो सुविधाएं मिलेगी, जो सुख सुविधाएं मिलेगी, जो मिलती है, वो क्या होगा, वो उन्हें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाली नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको हमेशा याद रखना है, उपराष्ट्रपति वाली सुविधाएं नहीं मिलेगी, वेतन नहीं मिलेंगे। उन्हें राज्यसभा के सभापति के तौर पे रिटायरमेंट होने के बाद 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद उन्हें जो सुख सुविधाएं मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो उपराष्ट्रपति वाली नहीं मिलेगी, वो राज्यसभा के सभापति के तौर के आधार पर उनको क्या मिलेगी, सुख सुविधाएं, वेतन भत्ते मिलेंगे। ये बात भी याद रखने वाली है। अब कार्यकाल भी हो गया, कार्य भी हो गया। अब क्या आएगा कि उनको हटाना कैसे पद से, अनुच्छेद 67 क्या बोलता है, पद से हटाना। अब आपको जानकारी है अनुच्छेद 67 क्या बोल रहा है, पद से हटाना, कि उन्हें किस तरह से हटाया जाएगा, किस तरह से उन पर महाभियोग लगेगा। तो कहने का प्रयास ये यह कर रहा है कि अब जो उपराष्ट्रपति है वो किस के पदनीय सदस्य होते हैं या पदनीय सभापति होते हैं, वो होते हैं राज्यसभा के। तो इसलिए सबसे पहले जो बिल है वो कहाँ लाया जाएगा, वो राज्यसभा में लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति में क्या था,
उपराष्ट्रपति में तो आप चाहे अपर हाउस में लाओ चाहे लोअर हाउस में लाओ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में ही आपको सबसे पहले बिल लेकर आना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पद में सभापति के तौर पे काम करते हैं, इसीलिए सबसे पहले जो बिल है जो उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में। और 14 दिन पहले उनको उपराष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि आपको पद से हटाया जा रहा है। और लोकसभा में, और जब वो उनको राज्यसभा से हटाया गया बिल प्रस्ताव के माध्यम से, तो उसके बाद जब लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में वो पास हो चाहे ना हो, फिर भी उन्हें हटा हुआ माना जाएगा, बल्कि उनको उस पद से क्या है कि अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी वो पद रिक्त माना जाएगा। क्योंकि लोकसभा में सिर्फ सहमति के लिए जाता है, वहाँ पे पास हो चाहे ना हो, उपराष्ट्रपति का जब अपना लोकसभा में जाएगा वो प्रस्ताव महाभियोग के लिए, तो सिर्फ सहमति के लिए जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आज के जो हमारा टॉपिक था उपराष्ट्रपति, छोटा सा ये टॉपिक था, और इससे कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको जो प्रश्न और क्लियरिटी, जो एक उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति में क्या अंतर होता है, वो क्लियरिटी मैंने आज आपको क्लियर करा दी है। उपराष्ट्रपति से ज़्यादा राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ है, ये एक अंतर इससे निकल कर ये भी आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था, और कल एक नए वीडियो के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।